आप लोग अपनी स्क्रीन पर फोटो देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग औरंगजेब के बारे में बात करने वाले हैं। और औरंगजेब की चर्चा हमारे देश में हमेशा होती रहती है, इनको लेकर विवाद भी छिड़ा रहता है। तो इनकी क्या कहानी है, इनके बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए, साल 1680 में औरंगजेब पूरे लाव लश्कर के साथ दक्षिण भारत की ओर कूच कर गए और विशाल फौज, पूरा हरम और एक बेटे को छोड़कर तीनों बेटे उनके साथ गए। औरंगजेब की जीवनी, औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लेखिका ऑड्री ट्रुस्के लिखती हैं कि सामियानों के साथ बढ़ता लश्कर, बाजार, बादशाह का कारवा, उनके साथ चलते हुए अफसरों और नौकरों का पूरा हुजूम, ये देखने लायक दृश्य होता था। औरंगजेब पुरानी मुगल परंपरा को निभा रहे थे और जिसके अनुसार राजधानी हमेशा बादशाह के साथ चलती थी। लेकिन औरंगजेब दूसरे मुगल बादशाहों से इस मामले में अलग था कि एक बार दक्षिण भारत के बाद वो दोबारा दिल्ली कभी नहीं लौटा और उनके जाने के बाद दिल्ली उजाड़ वीरान हो गई। लाल किले की दीवारों पर धूल की मोटी परत जम गई। बुढ़ापे में अकेलेपन के शिकार। तो औरंगजेब ने अपनी जिंदगी में 3 अंतिम दशक दक्षिण भारत में बिताए। उन्होंने ज्यादातर लड़ाइयों और घेराबंदी का खुद नेतृत्व किया। औरंगजेब की सेना के एक हिंदू सिपाही भीमसेन सक्सेना ने फारसी में अपनी आत्मकथा तारीख ए दिल कुसा में लिखा कि मैंने इस दुनिया के लोगों को बहुत लालची पाया, इस हद तक कि औरंगजेब आलमगीर जैसा बादशाह जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, किले को जीतने के लिए लालायत था और कुछ पत्थरों पर अधिकार जमाने की उसकी चाहत इतनी बड़ी थी कि वो इसके लिए खुद भागदौड़ कर रहा था। औरंगजेब के शासन का आखिरी चरण उनके लिए खुशनुमा नहीं था और उनको लग गया था कि उनकी भारत पर मजबूती से शासन करने की इच्छा धूल में मिल गई थी। इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखते हैं, औरंगजेब अपने बुढ़ापे में अकेलेपन के शिकार हो गए थे। एक एक करके उनके सभी नजदीकी साथी इस दुनिया से चल बसे थे और उनकी जवानी के सिर्फ एक साथी, उनके वजीर असद खां ही जीवित थे। जब वो अपने दरबार में नजर दौड़ाते थे तो उन्हें हर तरफ डरपोक, जलनखोर, चापलूस युवा दरबारी दिखाई देते थे। पुत्रों में प्रतिभा का अभाव। औरंगजेब की मृत्यु के समय उनके 3 पुत्र जीवित थे और इससे पहले उनके 2 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। इनमें से किसी में भी भारत का बादशाह बनने का ना तो भूता था और ना ही क्षमता। 18वीं सदी के शुरू में लिखे एक पत्र में औरंगजेब ने अपने दूसरे बेटे मुअज्जम को कंदहार ना जीत पाने के लिए आड़े हाथ तो लिया। औरंगजेब का यह पत्र रुकायत आलमगिरी में संकलित है और इसमें उन्होंने लिखा कि एक नालायक बेटे से बेहतर है कि एक बेटी होना। उन्होंने अपने पत्र के अंत में अपने बेटे को लताड़ते हुए लिखा कि तुम इस दुनिया में अपने प्रतिद्वंदियों और खुदा को किस तरह अपना मुंह दिखाओगे। औरंगजेब को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके बेटों में उनका वारिस बनने की क्षमता के ना होने के लिए वो खुद जिम्मेदार थे। इतिहासकार मुनीस फारूकी ने अपनी किताब द प्रिंसेस ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखा कि औरंगजेब ने शहजादों की निजी जिंदगी में दखल देकर उनकी स्वायत्ता को कमजोर किया था। ऑड्री ट्रुस्के लिखते हैं कि सन 1700 आते आते औरंगजेब अपने पोतों को अपने बेटों पर तरजीह देने लगे थे और इससे उनकी स्थिति और कमजोर हुई थी। औरंगजेब कभी कभी तो अपने दरबारियों को अपने बेटों से ज्यादा महत्व देते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था जब उनके मुख्य वजीर असद खां और सैनिक कमांडर जुल्फिकार खान ने उनके सबसे छोटे बेटे काम बख्श को गिरफ्तार किया था। काम बख्श का कसूर यह था कि उन्होंने औरंगजेब की अनुमति के बिना मराठा राजा राम से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी। राजा राम शिवाजी के बेटे और संभाजी के सौतेले भाई थे। सबसे नजदीकी लोगों का निधन। बुढ़ापा हावी हो रहा था। औरंगजेब की निजी जिंदगी अंधकारमय होती जा रही थी। उनकी बहू जहांजेब बानो का मार्च 1705 में गुजरात में निधन हो गया। उनके विद्रोही बेटे अकबर द्वितीय का भी सन 1704 में ईरान में मौत हो गई थी। इससे पहले सन 1702 में उनकी कवित्री बेटी जेब उन निसा भी चल बसी थी। इसके बाद औरंगजेब के भाई बहनों में अकेली जिंदा बची गोहर आरा की मौत हो गई थी। औरंगजेब को इसका बहुत सदमा लगा। उन्होंने कहा कि शाहजहां के बच्चों में सिर्फ वो और मैं ही जीवित बचे थे। औरंगजेब के दुखों का यही अंत नहीं हुआ। सन 1706 में ही उनकी बेटी मेहर उन्निसा और दमाद इजीद बख्श की भी दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु से कुछ पहले उनके पोते बुलंद अख्तर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके 2 और पोतों की मौत हुई, लेकिन उनके दरबारियों ने एक खबर ये सोचकर उन्हें नहीं दी कि इससे औरंगजेब को बहुत
धक्का पहुंचेगा। सूखा और प्लेग, इसके अलावा दक्षिण में उस दौरान पड़े सूखे ने भी औरंगजेब की मुसीबतें बढ़ा दी। औरंगजेब के जमाने में भारत आए इटालियन यात्री निकोलाओ मनुची ने अपनी किताब स्टोरिया दो मोगोर में लिखा, दक्षिण में 1702 से 1704 के बीच बिल्कुल बारिश नहीं हुई, ऊपर से प्लेग की महामारी फैल गई। 2 सालों में करीब 20 लाख लोगों की मौत हो गई। भूखमरी से परेशान लोग 1/4 रुपए के बदले अपने बच्चों तक बेचने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनका भी कोई खरीदार नहीं था। आम लोगों को मरने के बाद मवेशियों की तरह दफनाया जाता और दफनाने से पहले ये देखने के लिए उनके कपड़ों की तलाशी ली जाती कि उनमें कुछ पैसे तो नहीं है। फिर उनके पैरों में रस्सी बांधकर लाश को खींचा जाता और किसी भी सामने पड़ने वाले गड्ढे में दफना दिया जाता। मनुची ने लिखा कि कई बार उससे फैली दुर्गंध ने मुझे उल्टी आती, चारों तरफ इतनी मक्खियां होती कि खाना भी नामुमकिन हो जाता। मनुची के शब्दों में वो अपने पीछे पेड़ और फसल रहित खेत छोड़ गए, उनकी जगह आदमियों और मवेशियों की हड्डियों ने ले ली। सारे इलाके की आबादी इतनी कम हो गई कि 3 या 4 दिन के सफर में कहीं भी आग या रोशनी जलती नहीं दिखाई देती। उदयपुरी अंत तक औरंगजेब के साथ रही। अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब को अपने सबसे छोटे बेटे काम बख्श की मां उदयपुरी का सानिध्य बहुत पसंद था। अपनी मृत्युशैया में से काम बख्श को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा था कि उनकी बीमारी में उदयपुरी ने उनका साथ नहीं छोड़ा, मृत्यु में भी वो उनके साथ जाएंगी। और आप देखिए, और हुआ भी यही। औरंगजेब की मृत्यु के कुछ महीनों के अंदर ही उदयपुरी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उत्तर में विरोध के स्वर, ये आप देखिए, आखिर में औरंगजेब ने अहमदनगर को अपना पड़ाव बनाया। स्टैनली लैन पूल ने अपनी किताब औरंगजेब एंड द डीके ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखा कि औरंगजेब की लंबी अनुपस्थिति ने उत्तर में अव्यवस्था फैला दी। राजपूत खुले विद्रोह पर उतर आए और आगरा के पास जाट अपना सिर उठाने लगे। मुल्तान के आसपास सिख भी मुगल साम्राज्य को चुनौती देने लगे। मुगल सेना अपने आप को हतोत्साहित महसूस करने लगी। मराठों में भी मुगल सेना पर छिप कर वार करने की हिम्मत आ गई। औरंगजेब ने अपने सभी बेटों को इस डर से दूर भेज दिया कि कहीं वो उनका वही हश्र ना करें जो उन्होंने अपने पिता शाहजहां का किया था। एक और इतिहासकार अब्राहम इराली ने अपनी किताब द मुगल थ्रोन द सागा ऑफ इंडियाज ग्रेट एम्पायर्स में लिखा, औरंगजेब के शासन में क्षेत्रीय विस्तार ने मुगल साहित्य को बढ़ाने के बजाय कमजोर कर दिया और उनके शासन में साम्राज्य का फैलाव इतना हो गया कि उस पर शासन करना असंभव हो गया। साम्राज्य अपने ही बोझ के तले दबने लगा। यहां तक कि औरंगजेब ने खुद कहा कि अजमा इस्तहमाय फसाद ए बाकी, यानी मेरे बाद अराजकता। औरंगजेब की बीमारी और इन सब के अलावा औरंगजेब के सामने सबसे बड़ा मसला था उनके उत्तराधिकारी का। मनुची ने लिखा है कि गद्दी के दावेदारों में बादशाह के बेटे थे जो खुद बुजुर्ग हो चले थे और फिर उनके बाद उनके पोतों का नंबर आता था और जिनकी भी दाढ़ी सफेद हो चली थी। उन्होंने 45 की उम्र पार कर ली थी। दावेदारों में औरंगजेब के परपोते भी जिनकी उम्र 25 से 27 साल रही होगी और इनमें से सिर्फ एक ही औरंगजेब का उत्तराधिकारी हो सकता था। सत्ता संघर्ष में बाकी लोगों को या तो अपने हाथ पैर कटवाने होते या अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता। और सन 1705 में औरंगजेब ने मराठा किले वागिन जेरा पर जीत हासिल करने के बाद कृष्णा नदी के पास एक गांव में अपना शिविर लगाया ताकि उनके सैनिकों को कुछ आराम मिल सके। और यहीं पर औरंगजेब बीमार पड़ गए और उसी साल अक्टूबर में दिल्ली जाने के इरादे से वो अहमदनगर की तरफ बढ़े, लेकिन ये उनका आखिरी पड़ाव साबित हुआ। आप देखते हैं कि 14 जनवरी 1707 को 89 वर्षीय बादशाह एक बार फिर बीमार हो गए। कुछ दिनों में उनकी तबीयत संभल गई और वो फिर से अपना दरबार लगाने लगा, लेकिन इस बार उन्हें अंदाजा हो गया अब उनके पास बहुत अधिक समय नहीं बचा। उनके बेटे आजम की बढ़ती अधीरता उन्हें परेशान कर रही थी। बेटों को लिखी चिट्ठी। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि 4 दिन बाद उसने आजम को मालवा का गवर्नर बनाकर भेज दिया, लेकिन चालाक शहजादी ने ये जानती हुई कि उसके पिता का अंत निकट है, जाने में बहुत जल्दीबाजी नहीं दिखाई और कई जगहों पर रुकता हुआ आगे बढ़ा। अपने बेटे को भेजने के 4 दिन बाद बादशाह को तेज बुखार चढ़ा, लेकिन उसके बावजूद वो जिद करके दरबार में आए। उन्होंने उस हालात में भी रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ी और अपने आखिरी समय में उन्होंने अपने बेटों को 2 पत्र लिखे जिसमें उन्होंने लिखा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों में सत्ता के लिए लड़ाई ना हो, लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूं कि मेरे जाने के बाद काफी खून खराबा होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो तुम अपनी प्रजा के लिए काम करने की इच्छा पैदा करें और शासन करने की क्षमता पैदा करें। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब अपने सैन्य कक्ष से बाहर निकले
और जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि औरंगजेब ने सुबह की नमाज पढ़ी और अपनी तस्बीह के दाने गिनने लगे और धीरे धीरे उन पर बेहोशी छाने लगी और उनको सांस लेना दुर्भर होने लगा। लेकिन शरीर कमजोर होने के बावजूद उनकी उंगलियों से तस्बीह के दाने नहीं छूटे। उनकी दिली इच्छा थी कि जुमे का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो और आखिरकार आप देखते हैं कि उनकी ये इच्छा भी पूरी हुई थी। मरने से पहले औरंगजेब ने वसीयत की थी और उनके शव को नजदीक की किसी जगह पर बिना किसी ताबूत के दफनाया जाए। औरंगजेब की मौत के 2 दिन बाद उनका बेटा आजम वहां पहुंचा और शोक मनाने और अपनी बहन जीनत उन निसा बेगम को दिलासा दिलाने के बाद वो अपने पिता के पार्थिव शरीर को थोड़ी दूर लेकर गए। उसके बाद औरंगजेब के शव को दौलताबाद के पास खुलदाबाद में सूफी संत शेख जैन उद्दीन की कब्र के बगल में दफनाया गया। औरंगजेब 89 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। जादूनाथ सरकार लिखा है कि औरंगजेब की याददाश्त गजब की थी। वो एक बार किसी को का चेहरा देखने के बाद कभी भूलते नहीं थे और यही नहीं, उनको उसको लोगों का कहना कहा गया एक एक शब्द याद रहता था। अंतिम समय में उसको एक कान से कुछ कम सुनाई देने लगा और उसके दाहिने पैर में कुछ दिक्कतें हो गईं और जिसकी वजह से उसकी चाल में थोड़ी लड़खड़ाहट आ गई थी। औरंगजेब के बेटों में जंग। हालांकि औरंगजेब ने शाह आलम यानी कि मुअज्जम को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जो उस समय पंजाब का गवर्नर था। लेकिन आजम शाह औरंगजेब की मौत के तुरंत बाद वहां पहुंच गया। उसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और उसने फिर आगरा कूच किया ताकि उसकी बादशाहत को विधिवत मान्यता मिल सके। मनुची लिखते हैं कि उधर शाह आलम ने भी अपने पिता के निधन का समाचार सुन आगरा की तरफ कूच किया। वो अपने भाई आजम से पहले आगरा पहुंच गया, जहां के लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। जाजरू में दोनों भाइयों की सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई। इसी जगह पर सालों पहले औरंगजेब और उसके भाई दारा सिकोह के बीच युद्ध हुआ था और इस लड़ाई में शाह आलम की जीत हुई और अगले दिन 20 जून को उसने अपने पिता की गद्दी संभाली। फिर मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है और हारे हुए आजम शाह ने अपने भाई आलम के हाथ आने से पहले एक कटार से आत्महत्या कर ली थी। शाह आलम की वो औरंगजेब की मौत के 5 साल बाद सन 1712 में मौत हो गई। सन 1712 से 1719 के 7 सालों के बीच एक के बाद एक 4 मुगल बादशाह भारत की गद्दी पर बैठे, जबकि पिछले 150 सालों में सिर्फ 4 मुगल बादशाहों ने भारत पर राज किया था। धीरे धीरे मुगल वंश का पुराना रुतबा जाता रहा। जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि अपनी तमाम उपलब्धियों के बावजूद औरंगजेब राजनीतिक रूप से नाकाम बादशाह था। उसके बाद मुगल साम्राज्य के पतन का कारण सिर्फ उसकी निजी शख्सियत नहीं थी और ये कहना भी शायद उचित नहीं है कि सिर्फ उसके कारण मुगलों का पतन हुआ, लेकिन ये भी सही है कि उसने उस पतन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद से मुगल साम्राज्य अपने पुराने दौर के सपनों में ही जीता रहा और तकरीबन 150 साल तक किसी तरह चलने के बाद 1857 में बहादुर शाह जफर के साथ उसका अंत भी हो गया। देख रहे हैं, ये कहानी है किसकी? औरंगजेब की।